हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का अगला चैप्टर यानी भाग संख्या 5 में भाग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। जो हमने पीछे पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन सा था? मांडा, जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले के चिनाब नदी के किनारे। और सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी बिंदु कौन सा था? बेमाबाद, अहमदाबाद जिला, महाराष्ट्र के अंदर गोदावरी नदी, जिसे प्रवरा नदी भी कहा जाता है। प्रवरा नदी की सहायक नदी थी गोदावरी। और पूर्वी बिंदु था आलमगीरपुर, पश्चिमी बिंदु सूद का मिलोर। इसके बनने के बाद हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता का विकास क्रम। सर्वप्रथम कौन आए थे? चार्ल्स मेसन, अलेक्जेंडर किनिंगम, विलियम बर्टन और जॉर्ज बर्टन। उसके बाद बक आए थे, एडवर्ड बक। उसके बाद जॉन मार्शल। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? इसने की थी दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की खोज राखा दास बनर्जी ने। इतना करने के बाद हमने आगे पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण था वो कैसे कैसे रखा गया। एक तो नाम रखा था सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों रखा? क्योंकि वहाँ पे सिंधु नदी जी थो वो मेन थी। उसके बाद रखा था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा? क्योंकि ये सर्वप्रथम खोजे उत्खनन क्षेत्र था। उसके बाद रखा था सरस्वती सभ्यता, क्योंकि जो अधिकांश नगर खोदे जा रहे हैं वर्तमान में वो सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच का क्षेत्र है, जहाँ पर मुख्य नदी है सरस्वती नदी प्राचीन काल में थी, तो जो कि आज लुप्त हो चुकी। उसके बाद हमने पढ़ा था बृहत्तरवाद। बृहत्तरवाद किसने कहा था? पाकिस्तान के इतिहासकार थे मुगल, रफीक मुगल ने बृहत्तरवाद कहा था, बृहत्तरवाद। और उसके बाद हमने पढ़ा था इसका स्वरूप, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप कैसा था। स्वरूप कैसा था? जैसे कि पहले हमने पढ़ा था आदि ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो मिलित है, लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं गया, इसे आदि ऐतिहासिक बोला जाता है। उसके बाद इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहाँ पर हमें उत्खनन के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में कांस्य से बने हुए बर्तन मिले थे, जिसमें तांबा प्लस टिन मिलाया हुआ था। इसे कांस्य युगीन सभ्यता। नदी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि अधिकांश नगर मिले थे वो हमें नदियों के आसपास ही मिले थे, इसीलिए इसे नदी सभ्यता भी कहा जाता है। चौथा नंबर पर हमने पढ़ा था कि इसे नगरीय सभ्यता कहते हैं, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे ना, उसकी बसावट थी एक नगर की भांति थी, जो जैसा कि आज वर्तमान में नगर है उसी के अनुसार ये नगर बसे हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता के, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता कहते हैं। नगरीय सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, इसे नगरीय क्रांति कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जो कालक्रम था, तो कालक्रम कितना है, कैसे इसका पता चलता कि ये इसका कालक्रम इतनी पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता थी और इतनी नहीं, इससे पहले कौन सी सभ्यता है, इसके बाद कौन सी सभ्यता है। सबसे पहले पढ़ेंगे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल हम पता है जी 1902 के आसपास में था, भारत का डीजी रहा था, डायरेक्टर जनरल। इसने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो कालक्रम है 3250 से लेकर 1750 के बीच में, 3250 बीसी से लेकर 1750 के बीसी के मध्य था। यानी कि एक एडी होता है, एक बीसी होता है। एडी और बीसी का मतलब होता है कि एडी का अर्थ होता है कि ईसा पूर्व से पहले, यानी बीसी का अर्थ होता है ईसा पूर्व से बात कर पहले का टाइम, और एडी का अर्थ होता है ईसा पूर्व के पहले, यानी ईसा मसीह का जो जन्म था उसका हम एक ईस्वी सन माने, ईस्वी। उसके बाद जो पहले का टाइम था उसे तो बीसी बोला जाता है, और जो ईसा के जन्म के बाद का पीरियड है, टाइम पीरियड है, उसे एडी बोला जाता है। जैसे कि हमें मैथ में पढ़ते हैं स्केल होता है वो एक्स वाई वाला, एक तरफ लिखते हैं एक्स, दूसरी तरफ लिखते हैं एक्स स्केल, एक्स के ऊपर स्केल लगाते हैं, एक लगाते हैं टिक। जो एक्स प्लस होता है उसे तो हम प्लस में लिखते हैं, जो एक्स जीरो के बाद में एक्स वाई आ जाता है उससे बोलते हैं -1 -2 -1। वैसे ये है, यानी कि अगर इससे ऐसे है जहाँ पे इसको जीरो माने हैं, जो इधर जाएगा वो प्लस में होगा, इधर जाएगा माइनस में। अगर अब हम लिखते हैं 1 2 3 4, ऐसे जाते ये प्लस होता जाता है, इधर जाते -1 -2 -3। इधर आप एडी मानते हैं, बीसी मानते हैं, बीसी, और इधर मानते हैं हम एडी। जो प्लस में जाता है एडी मानते हैं, और जो बीसी होता है उसे माइनस में मानते हैं। वैसे ये है इतिहास का अंदर जो टाइम पीरियड होता है, जो बैक चलता है, बैक हमेशा बीसी के अंदर टाइम पीरियड हमेशा बैक चलता है, और एडी के अंदर टाइम प्लस पीरियड चलता है। जैसे कि मैंने सबसे पहले ध्यान लिखा बीसी में तो लिखा 3250 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, यानी कि ये बैक चला।
मार्शल ने माना। दूसरा आता है व्हीलर और पिगेट। व्हीलर और पिगेट इतिहासकार थे, इसने भी माना 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम रहा होगा, इन्होंने अनुमान लगाया है। उसके बाद आता है मैके। मैके ने माना कि 2800 बीसी यानी 2800 बीसी से लेकर 2500 ईसा पूर्व के मध्य का मानना है, इसने मैके ने। और डेल्स आता है, डेल्स क्या कहता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम था वो कहाँ कितना है, 2800 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व के मध्य, 1800 ईसा पूर्व तक है। यानी डेल्स मान 2800 ईसा पूर्व से लेकर 1800 बीसी तक। और उसके बाद आते हैं माधुस्वरूप भट्ट, जो भारतीय इतिहासकार थे, उन्होंने बताया कि 3200 से ईसा पूर्व से लेकर 3200 ईसा पूर्व से लेकर 1700 बीसी तक इसका कालक्रम है। माधुस्वरूप भट्ट ने क्या माना, 3200 से लेकर 1750 2700 के बीसी के मध्य माना है। फिर आता है जी सी जे गैन। सी जे गैन मानता है कि 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी के मध्य माना जाता है। उसके बाद आता है C14। C14 मतलब कार्बन डेटिंग पद्धति। कार्बन डेटिंग पद्धति ने कालक्रम कितना माना है, 2350 से लेकर 1750 बीसी। एक ये मानते 2350 से लेकर 1750 बीसी। दूसरा C14 मानते 2300 से लेकर 1750। यानी कि इसमें दो पीरियड है, जो आखिरी का वो तो सेम है। जो प्रथम है 2350, यहाँ पर 2300 मानते हैं। इसमें जो सबसे प्रमाणिक मानना है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का, ये माना गया 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी के मध्य। ये C14 के अनुसार रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार। इसके बारे में हम विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे थोड़ी ही देर में। फिर आता है एनसीईआरटी मानता है 2500 बीसी से लेकर 1800 बीसी के मध्य। ये टोटल 8 है कार्बन डेटिंग पद्धति, जिसकी टोटल मानवीय इतिहास का जो सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम है। यानी सर्वप्रथम आते जॉन मार्शल। जॉन मार्शल मानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम था 3250 से लेकर 1750 के मध्य है। और व्हीलर और पिगेट क्या मानते हैं, 2500 से लेकर 1500 बीसी के मध्य मानते हैं। और मैके मानते हैं 2800 से 2500 के मध्य। और डेल्स मानते हैं 2800 से 1800 के मध्य। और माधुस्वरूप भट्ट मानते हैं 3200 से लेकर 2700 के मध्य। सीडी गेट मानते हैं 2350 से 1750। और C14 मानते हैं 2350 से 1750। यानी सी जी गेट्स और C14 ये दोनों का कालक्रम है जो सिंधु घाटी सभ्यता का वो सेम है। और एनसीईआरटी 2500 से 2800 के मध्य इसका कालक्रम मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। हमें प्रमाणित कालक्रम कौन सा है, C14 ना, C14 सी कार्बन वो है 2350 से 1750, ये एकदम प्रमाणित है, इसे सिद्ध भी किया जा रहा है अभी और खोज हो रही है। अब देखते हैं C14 है क्या। सबसे पहले C14 को कहते हैं रेडियो कार्बन पद्धति। यानी कि इसके अंदर है, इसकी खोज किसने की थी, विलियम्स एफ लिपी ने। इसकी खोज की थी विलियम एफ लिपी ने। कब की थी, 1949 में इसकी खोज हुई थी C14 की। ये कौन थे, इसे रसायनकार जो जिसने खोज की थी लिबियस एफ लिपी ने, उसे नोबेल पुरस्कार मिला। किस विषय के अंदर, रसायन विषय के अंदर इसे नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। C14 का समर्थन किसने किया था, C14 का समर्थन किया था रोमिला थापर व डीपी अग्रवाल। यानी कि रेडियो कार्बन पद्धति थी C14, उसका समर्थन किसने किया था, डीपी अग्रवाल, रोमिला थापर ने। अब ये देखते हैं कि C14 है क्या। जैसे कि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक वस्तु के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन एक अणु है, दो अणु पाए जाते हैं। यानी प्रत्येक वस्तु, कोई भी वस्तु, चाहे मार्कर है, चाहे मैं हूं, चाहे ईंट है, जो भी इस दुनिया में जो भी वस्तु है, जो भी संज्ञा है, उसके अंदर दो अणु पाए जाते हैं। दो अणु कौन कौन से होते हैं, C14 और C12। C12 और C14 दो अणु होते हैं, जिसे कार्बन 14 कार्बन 12 भी कहा जाता है। सब ये सजीव थे, सजीव। जब तक ये कार्य कर रहे थे, जो C14 और C12 जब तक वर्तमान में काम कर रहे हैं, जैसे ये कार्बन मार्कर है, ये इसके अंदर अभी कार्बन है जो बराबर है, जो सजीव कार्य करते तो इसका जो C12 और C14 दोनों का जो कार्बन अणु होता है बराबर होता है। तो जैसे अगर ये निर्जीव हो जाता है, नष्ट होने लगता है, तो इसकी वैल्यू ना, सजीव होता है तब तो ये स्थिर होते हैं। यानी कि सजीव के टाइम जो कार्बन होता है वो स्थिर होता है। जैसे ये निर्जीव हो जाए, निर्जीव
निर्जीव हो जाए तो C14, C12 और C14 में कमी आना शुरू हो जाती है। यानी C12 और C14 बराबर नहीं रहते। सजीव होते तब तो ये बराबर रहते हैं, लेकिन निर्जीव होने के बाद इसके जो कार्बन है अणु है जो नष्ट होना लग जाते हैं। किसके? C14 के। और C12 है वो बराबर रहता है। ठीक, आगे यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे ये सजीव होते हैं तब तो इसके अणु बराबर होते हैं, और निर्जीव के टाइम जब ये नष्ट हो जाते हैं, ठीक, तो ये C14 ना इसके अणु कम होने लग जाते हैं। C14 के अणु क्या होने लग जाते हैं? कम। लेकिन सजीव निर्जीव के टाइम अणु कम होते हैं और इससे यहाँ पर ये बराबर होते हैं। जैसे ये बराबर कम होने लगते हैं ना, तो हम इसका अणु निकालते हैं। जैसे कि 1750 साल में 1750 में C14 का जो अणु होता है वो आधा हो जाता है, 1/2 हो जाता है, हाफ हो जाता है, आधा रह जाता है। इसी के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है जब निकाला गया था, किसने निकाला था? जिसने खोज इसने की थी, विज्ञान इतिहासकार निकाला। जी है C14 कार्बन डेटिंग पद्धति, जी इसका कालक्रम है। इसको अच्छे से पढ़ना, कुछ भी समझ में आए तो बताना, नहीं है तो भी बताना। हम कैसे इसके अंदर सुधार कर सकते हैं, कैसे इसको अच्छा बना सकते हैं, कैसे इसको रोचकता बना सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। धन्यवाद।